एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ और उसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग एप्लीकेशन है। वेक्टर बेस्ड मीन्स हम कोई भी जैसे स्केच वर्क अगर करना हो, कोई ड्राइंग वर्क करना हो, तो ड्राइंग टूल की हेल्प से हम ड्राइंग कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ का अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कोरल ड्रॉ X8 चल रहा है। इसके आगे भी नए वर्जन आ चुके हैं। हम स्टार्ट इससे करेंगे, फिर जो नया जो टूल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो नए वर्जन में देख लेंगे। बेस जो मॉडल होता है वो यही होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कोरल ड्रॉ X8, इसका यहाँ पे टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड बार है, और ये एक यहाँ पे जो होती है ये प्रॉपर्टी बार है। स्टैंडर्ड बार में वो कमांड होते हैं जो जनरली हर एप्लीकेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं, जैसे कि न्यू फाइल बनाना, ओपन करना, कट करना, कॉपी पेस्ट करना, अनडू करना, रीडू करना, जूम इन करना, जूम आउट करना। ये सारे कमांड जो स्टैंडर्ड कमांड है जो लगभग सभी एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्टैंडर्ड बार। और उसमें ये एज ए शॉर्टकट आइकन्स यहाँ पे दिए गए, हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उन कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है ये प्रॉपर्टी बार। ये प्रॉपर्टी बार चेंजेबल है। अभी हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रखा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है हमारे वर्क एरिया में, तो ये शो करता है इस लेआउट की प्रॉपर्टी को। लेआउट क्या होता है? लेआउट वो चीज होती है जिस पर हम प्रिंट आउट लेते हैं हार्ड कॉपी में, जैसे कि A4 साइज का पेपर होता है, लेटर साइज का पेपर होता है, A3 होता है, लीगल पेपर होता है। इनकी कुछ कुछ डिफाइंड साइजेस होती हैं। तो एक जनरल ऑफिस प्रिंटर जो होता है जिसमें हम साइजेस निकाल सकते हैं, तीन वेरियस साइजेस हैं, जैसे A4, लेटर एंड लीगल। 8.5 बाई 11 इंच का जो पेपर साइज होता है वो लेटर साइज कहलाता है। A4 साइज का साइज होता है 8.26 इंटू 11.69, ये उसका विड्थ एंड हाइट होता है। फिर लीगल पेपर जो साइज होता है उसका 8.50 इंचेस विड्थ एंड हाइट उसकी 14 इंचेस होती है। जैसे कोर्ट में पेपर यूज करते हैं, लंबा वाला जो है एक ग्रीन कलर का पेपर यूज करते हैं, लीगल पेपर कहते हैं। तो ये तीन तरह के लेआउट जो है हम अपने नॉर्मल ऑफिस प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वो लेआउट की प्रॉपर्टी को यहाँ शो करता है, और लेआउट का मतलब ये होता है। ठीक है। अब उसके बाद में पेज का जो नाम हो गया, पेज का ओरिएंटेशन हो गया, साइज विड्थ हो गई, ओरिएंटेशन हो गया, भी हॉरिजॉन्टल रखना है या पेज को वर्टिकल रखना है, वो यहाँ बताएगा इस तरह से। इसके बाद में है कि पेज की जो सीक्वेंशियल ऑर्डर और रैंडम ऑर्डर बता रहा है ये, कि यानी कि हम अभी जो काम कर रहे हैं अभी पेज नंबर 1 है हमारे पास। जैसे डिजाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं पेज नंबर 1 की, तो हमें पेज नंबर 2 में जाना होगा, तो उसके लिए हमें पेज ऐड करने होंगे। तो जब हम पेज ऐड करते हैं तो पेज का जो यहाँ पे मोड दे रखा है, जैसे अभी इसमें रैंडम पे क्लिक कर रखा है, इट मींस अगर मैं कोई दूसरा पेज ऐड करता हूँ तो वो हॉरिजॉन्टल अगर है तो हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल है तो वर्टिकल आएगा। हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने पर जो चेंज किया वो वैसा ही रहेगा, सेकंड पेज पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जबकि सीक्वेंशियल ऑर्डर अगर हमने ऑन कर देते हैं और जैसे हम पेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे, मल्टीपल पेजेस ऐड करते जाएंगे लाइक दिस। यहाँ से स्क्रॉल बार पे ये जो पेज का दे रखा है पेज नेविगेशन, यहाँ से हम पेजेस ऐड करते जा रहे हैं, तो सभी पेजेस का ओरिएंटेशन जो आ रहा है वो वर्टिकल आ रहा है। इनमें से किसी भी पेज का, सपोज कीजिए मैं चौथे नंबर पेज का, मैं क्या करता हूँ कि ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये ओरिएंटेशन चेंज करने का फीचर है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, तो मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। तो जब मैं 5वें नंबर पेज पे आता हूँ, फिर पेज पे आता हूँ, तो वो भी ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, जबकि हमने इनका ओरिएंटेशन चेंज किया ही नहीं था, हमने तो चौथे नंबर पेज पर किया था। तो ये सारे क्यों हुए? ये सारे इसीलिए हुए क्योंकि लेआउट बार में लेआउट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमने सीक्वेंशियल कर रखा है। तो वर्टिकल चेंज करेंगे तो सारे वर्टिकल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल चेंज करेंगे तो सारे वर्टिकल हो जाएंगे। तो कई बार हमें ये होता है कि भाई एक पेज की डिजाइन हमने बनाई तो वो वर्टिकल में बनानी है, दूसरा पेज में बनानी है तो हमें हॉरिजॉन्टल पेज पे बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्डर उसका कर देंगे चेंज। तो अब जैसे 2 नंबर पेज पे मैं ओरिएंटेशन चाहता हूँ वर्टिकल हो जाए तो वर्टिकल हो जाएगा, 3 नंबर को मैं हॉरिजॉन्टल रखना चाहूँ हॉरिजॉन्टल रहेगा, 4 नंबर पेज पे मैं वर्टिकल करना चाहूँ वर्टिकल हो जाएगा, 5 नंबर पेज में मैं हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल, 6 नंबर पेज पे अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकल हो जाए। तो ओरिएंटेशन हमने रैंडम कर दिया, तो जो जैसा करेंगे वैसा ही
रहेगा। यानी कि आपस में पेज की लिंकिंग खत्म हो गई, यानी कि एक चीज कर रहा हूं तो दूसरे पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आने वाले जितने भी पेजेस है उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये रैंडम ऑर्डर और सीक्वेंशियल ऑर्डर ये तभी दिखाएगी ये लेआउट बार जब हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रखा हो, या अगर ड्रॉ कर भी रखा है और सेलेक्टेड नहीं है तभी ये चीज शो होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो दे रखा है यूनिट है। यूनिट का मतलब हम जो डिजाइनिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं या ड्राइंग करते हैं, तो बिना किसी साइज के तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हमारे पास सबसे पहले एक साइज होना चाहिए कि भाई क्या साइज का हमें डिजाइन करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल का हमें पता होना चाहिए कि इसका रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए भी हम क्या मानते हैं कि इसका क्या विड्थ और क्या हाइट रखे हैं रेक्टेंगल का। तो ये जो विड्थ और हाइट जो आ रहा है ये बोलने में, ये क्या है, ये यूनिट्स है। इन यूनिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें इंचेस में बनाना है तो हम इंच यूनिट ले सकते हैं, अगर हमें सेंटीमीटर में बनाना है तो हम सेंटीमीटर यूनिट ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ लेआउट बार में ही मिलेगा, यू कैन चेंज योर यूनिट फ्रॉम हियर। यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हो जैसा रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि मैगजीन के लिए अगर हम कोई विज्ञापन एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं या स्केच प्रिंट कराने के लिए बना रहे हैं, तो वो ज्यादातर इंचेस में यूज करते हैं उसकी साइजेस। ठीक है, और अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए हम पब्लिश करने को दे रहे हैं तो न्यूज़पेपर वाले मिलीमीटर या सेंटीमीटर का मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं। तो वो हम जैसा डिजाइन का रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इसको कहाँ इसका प्रिंट मीडिया में लेना है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं यूनिट्स को। इसके बाद में ये दे रखा है नज ऑफसेट। नज ऑफसेट का रिलेशन, ये जो कीबोर्ड में जो चार एरो कीज जो दे रखी है इनको कर्सर कीज भी बोलते हैं। तो इस कर्सर कीज का पोजीशनिंग दे रखी है, नज डिस्टेंस कहते हैं इसको। हम हल्का सा मूव करना चाहें, 1 इंच में मूव करना चाहें या 1 इंच के 10वें हिस्से तक ही मूव करना चाहते हैं, स्लो मूव करना चाहते हैं, फास्ट मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से नज डिस्टेंस हम अप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम कीबोर्ड की ये जो एरो कीज है इनकी हेल्प से अप एंड डाउन उस डिस्टेंस पर कर सकते हैं जो डिस्टेंस हमने यहाँ मेजर कर रखा है। ठीक है, तो ये जो डिफाइन कर रखा है उस डिस्टेंस पर ये कीबोर्ड से ही हम मूव करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे दे रखा है 0.01, 1 इंच का 10वां हिस्सा, 0.01, 10वां भी उससे भी कम। ठीक है, तो उतना डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करेगा। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लूंगा, ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में से मैं रेक्टेंगल क्लिक करूंगा, टूल बॉक्स से सेलेक्ट हो जाएगा टूल। कर्सर पर हमारा जो चेंज हो गया है वो आ गया है, रेक्टेंगल टूल का आइकन आ गया है। नाउ हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे क्लिक करके, तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बना देगा। तो जब हमने ये रेक्टेंगल बनाया तो इसको हमें सेलेक्ट करना है। अभी क्या सेलेक्टेड ही है हालांकि, लेकिन कोई और बनाने के लिए हमें टूल लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको एरो टूल पे आ जाएंगे। रिलीज करने पर क्या बता रहा है, नज ऑफसेट 0.01। ये देखिए अगर ऑब्जेक्ट है तब भी हमारे पास प्रॉपर्टी बार लेआउट की दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट होते हुए भी सेलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ ये लेआउट बार चेंज हो जाएगी। अब ये लेआउट किसका बता रहा है, ये लेआउट बता रहा है इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का। इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की विड्थ एंड हाइट बताएगा, कॉर्नर बताएगा, विड्थ इसकी आउटलाइन की बताएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसकी आ गई, पूरी प्रॉपर्टी बार ही चेंज हो गई। और प्रॉपर्टी किसकी आ गई, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की। तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, लाइन, या कोई हमने स्टार शेप बनाया है, ग्राफ बनाया है, कुछ भी बनाया या टाइपिंग भी किया तो ये चीज आएगी। लेकिन लेआउट के लिए ये फिक्स है, कुछ भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मत कीजिए, बना हुआ भले ही हो, तो ये लेआउट। तो अब हम इसको नज ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं कि भाई कितना मूव करना है। मुझे हल्का सा ही मूव करना है, सेलेक्ट किया, नज ऑफसेट की यानी कि जो कर्सर कीज है उसको मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जिसमें भी ले जाता हूँ, देखिए हल्का सा ये मूव हो रहा है। मैं यहाँ पे 1 इंच टाइप कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर लूंगा। अब पे क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, एक बार मैंने प्रेस किया एरो की पे राइट साइड का, तो ये राइट साइड में मूव हो गया 1 इंच, बॉटम 1 इंच, टॉप 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वे में हम इसको जो डिस्टेंस नज ऑफसेट कर दिया है उस नज डिस्टेंस पर इसको मूव कर सकते हैं। ये इसका मतलब है नज डिस्टेंस। ये 0.01 इसलिए रखा है कि हमें माइन्यूटली माइन्यूटली मूविंग करनी हो तो हम इसको नज ऑफसेट 0 कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उस डिस्टेंस पर मूव करेगा। और ये तभी आएगा जब हम कोई ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करेंगे, तभी आएगा।
अगर कोई सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा तब नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो लेआउट बार में जो दिखाई दे रहा है वो है डुप्लीकेट डिस्टेंस एक्स और वाई, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में डुप्लीकेट करना, और डिस्टेंस जो दे रखा है 0 दे रखा है। अगर अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूं तो ये इसी जगह पर डुप्लीकेट कर देगा, हल्का सा फ्लिकरिंग होके रह जाएगा, और इसको हमें मैन्युअली ऐसा पकड़ के मूव करना होगा। इसका डुप्लीकेट ये रहा। मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट जो है ये एग्जैक्ट डिस्टेंस पर चला जाए, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन करता हूं मैं माइनस वैल्यू, ताकि नीचे की तरफ 4 इंच मूव हो जाए। ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट भी हो, नीचे की तरफ करने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ के लिए हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 इंचेस ये नीचे की तरफ डुप्लीकेट होगा कंट्रोल डी करने पर। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच में 4 का डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट ये 4 का डिस्टेंस पर डुप्लीकेट करेगा। हॉरिजॉन्टल वही का वही है, हॉरिजॉन्टल हमने नहीं डिफाइन किया है। अगर मान लीजिए मैं हॉरिजॉन्टल भी डिफाइन कर देता हूं तो अगली बार क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली 4 इधर की तरफ आएगा क्योंकि प्लस वैल्यू है इसलिए, और फिर वर्टिकल में भी लिखा हुआ -4 तो ये नीचे की तरफ आएगा। इट मींस ये यहां कहीं आएगा। तो मैं ये सेलेक्ट किया हुआ है, दोनों वैल्यूज टाइप की हुई है, सेलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए जब मैंने बताया कि यहाँ कहीं आएगा, तो ये 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल नीचे की तरफ ऐसे। अगर मैं वर्टिकल वैल्यू और हॉरिजॉन्टल वैल्यू दोनों के अंदर माइनस प्रेस करता हूँ, तब अब क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, इधर की तरफ आएगा फिर नीचे की तरफ आएगा, एक्स एंड वाई। तो अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखिए इस तरफ आ गया। अगर मैं करता हूँ वर्टिकल में 0 रहे, 4 की जगह -4 की जगह हम ओनली 4 कर देते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी करने पर, ये ऊपर की तरफ जाएगा, पहले ही हो जाएगा फिर ऊपर 4। ठीक है, इस तरह से मुझे चाहिए कि भाई ये जो है यहाँ पर भी 4 का जो है माइनस पोजीशन हटा देता हूँ। तो अगली बार क्लिक करेंगे कंट्रोल डी करेंगे तो क्या करेगा इस तरह से। तो ये क्या है, डुप्लीकेट डिस्टेंस है। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डुप्लीकेट करना और मूव करना, डुप्लीकेट भी करेगा और मूव भी करेगा। इसके बाद में है ये छोटा सा पॉइंट है ये कि ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। यदि मुझे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इनमें कहीं आपको देखने पे लग रहा है कि कलर फिल किया हुआ है, नहीं है, फिर भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं खाली जगह पर तब भी सेलेक्ट हो रहा है, खाली जगह पे क्लिक कर रहे हैं इसकी बाउंड्री के अंदर तब भी ये सेलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ऑन है ट्रीट एज फील्ड, कलर भले ही ना भरा हुआ हो लेकिन एज ए फील्ड की तरह ट्रीट करें ताकि हम इसको इजीली सेलेक्ट कर सकें। अगर ये बंद हो तब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये ट्रीट एज फील्ड नहीं करेगा और सेलेक्ट भी नहीं होगा, किसी को भी कर लीजिए। तो हमें इसको फिर भी सेलेक्ट करना है तो हमें फिर इसकी आउटलाइन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आउटलाइन में कलर है तो ही सेलेक्ट होगा। तो हर बार हम ये ऐसे नहीं कर सकते, ये पकड़ में नहीं आएगा, मुश्किल आएगी। तो इससे बचने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि आप ये कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ हो और ऑब्जेक्ट बना हुआ हो, सेलेक्ट करते हैं और ट्रीट एज फील्ड की वजह से बाहर वाला सेलेक्ट हो जाता है, उससे बचने के लिए इसको हटाया जाता है, फिर अंदर वाले पे आउटलाइन पर क्लिक करके सेलेक्ट किया जाता है। इसीलिए ये दे रखा है ट्रीट एज फील्ड। ये लेआउट प्रॉपर्टी के बारे में है। इसके बाद में आता है कि हमने लेआउट प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया, अब हमने ये जैसे रेक्टेंगल बनाए हैं इतने सारे, तो अब हम आते हैं ड्राइंग टूल्स। हमारे पास ड्राइंग टूल्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो ये ड्राइंग टूल के अंदर आता है, ये इस तरह से मैं मूविंग कर रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया और मूव किया। तो सेलेक्ट करने पर क्या हो रहा है, 8 तरह जो है ये 8 ग्रिप्स आ रही है। ये जो ब्लैक कलर में ये ग्रिप है इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की, और ये सेंटर पॉइंट है। हम ये ड्रैग जो कर रहे हैं इस ग्रिप को करेंगे तो क्या करेगा, वर्टिकल स्ट्रेचिंग। इस ग्रिप से करेंगे तो क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। और अगर हम कॉर्नर से करते हैं तो प्रोपोर्शनली विड्थ एंड हाइट दोनों इक्वली करेगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल हो गया, ये इक्वली प्रोपोर्शनल, एक रेशियो मेंटेन करते हैं। तो एक तरह की तो ग्रिप होती है ये, इसे कहते हैं सिलेक्शन ग्रिप, सेलेक्ट एंड मूव ग्रिप कहते हैं इसको। अगर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वापस मैं क्लिक करता हूं सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम क्लिक किया ये आएगा, सेकंड टाइम क्लिक करने पर ये आएगा। तो अब इसे कहते हैं रोटेशनल एंड स्क्यू ग्रिप। अभी ग्रिप चेंज हो गई, इस ग्रिप में सेंटर पॉइंट भी चेंज हो गया, और इस ग्रिप में इस सेंटर पॉइंट को हम अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकते हैं।
पहले हम देखते हैं कि अगर रोटेट किया जाए तो क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों कॉर्नर को इस तरीके से रोटेट करेगा। अगर मैं स्क्यू करता हूं तो भी इस तरह से करेगा, इसके अपोजिट कॉर्नर को लॉक रखेगा और उसको चेंज कर देगा, इस तरह से स्क्यू कर देगा, डिस्टॉर्ट एंड स्क्यू। अब मैं रोटेट कर रहा हूं तो वो तो सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कर रहा है। देखिए सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे, उसकी तरफ चारों तरफ से ये कॉर्नर रोटेट हो रहा है। ये हम यहाँ से ग्रिप को, इस सेंटर पॉइंट को हम सेलेक्ट करके यहाँ ला के रख देते हैं। तो अब अगर हम रोटेट करते हैं इसके अपोजिट कॉर्नर से, तो देखिए सेंटर पॉइंट चेंज हो गया। सेंटर पॉइंट हमने यहाँ रखा तो इसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर मैं सेंटर पॉइंट उठा करके यहाँ ले आता हूँ तो ये क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। अगर मैं सेंटर पॉइंट यहाँ ले आता हूँ, इधर की तरफ ले आता हूँ, तो ये इस तरह से इसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। अच्छा ये पकड़ लो, सेंटर पॉइंट वही के वही रहेगा और ऑब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग करेगा। पहले अगर हमने किया था तो ये ऐसे था, चारों कॉर्नर सेंटर से घूम रहे थे, मैंने चेंज किया, ये उसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम आगे जैसे जैसे नेक्स्ट टूल करते जाएंगे तब आगे आएगा। तो ये मेन है कि एक हम सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो ये है ग्रिप, सेलेक्टेड मूव ग्रिप, ये सेलेक्ट एंड रोटेट ग्रिप। सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, दो बार क्लिक करने पर, सेकंड टाइम क्लिक करने पर ये चीज आएगा। एक तो होता है डबल क्लिक, वो तो अलग इवेंट होता है, और ये 1 एंड 2 टू क्लिक्स, तो टू क्लिक सेकंड क्लिक पर ये चीज आएगी। ठीक है, तो अब हमने किया कि भाई ये ड्राइंग टूल में रेक्टेंगल देखा, इस रेक्टेंगल को हमने लेफ्ट से ड्रैग करके राइट की तरफ डायगोनल क्लिक किया तो ये बन गया। राइट टू लेफ्ट करेंगे तब भी बन जाएगा, बॉटम टू टॉप करेंगे तब भी बनेगा। मैं चाहता हूँ स्क्वायर बने, तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बटन यूज करना होगा। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करता हूँ, ये स्क्वायर ही बनाएगा, चाहे आप माउस कितना भी अप एंड डाउन कर लो, आप डायगोनल जाएंगे तो ये स्क्वायर ही बनाएगा। अगर कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, वर्टिकल भी जा सकता है। कंट्रोल दबाते ही ये क्या करेगा, लॉक कर देगा उसके अपोजिट कॉर्नर को, यानी कि प्रोपोर्शनली ये इसको रिसाइज करके बनाएगा ऐसे इक्वल साइज का। इक्वल साइज मींस स्क्वायर, दो इक्वल साइज मींस रेक्टेंगल, फोर इक्वल साइज मींस वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगल देखा। रेक्टेंगल की खुद की प्रॉपर्टी क्या है वो प्रॉपर्टी बार में देखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, पोजीशन है इस रेक्टेंगल की अकॉर्डिंग टू दिस रूलर। ये जो रूलर है सेंटर पॉइंट जो है इस रूलर के हिसाब से यहाँ इस पोजीशन पर है। आप स्केल मिला के देख लीजिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं कितना बता रहा है 11 पॉइंट समथिंग पे, तो ये -10,616। तो ये माइनस क्यों, क्योंकि जो पेज का जो सेंटर है हमारा, ये पेज का जो कॉर्नर है, 0 यहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो 0 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो -10, ये देखिए। और वर्टिकल अगर हम देखते हैं तो वर्टिकल में ये क्या बता रहा है, 3 इंच बता रहा है, 3 इंच से ऊपर 4 इंच के लगभग बता रहा है। तो ये सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये रहा सेंटर पॉइंट। 0 पॉइंट कहाँ है इसका, वर्टिकल का 0 पॉइंट नीचे है, यहाँ है, इस कोने पे नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल का है। तो ये पोजीशन बताता है, क्या बताता है ये पोजीशन। इसके बाद में इसके अंदर ये जो दे रखा है एरो, ऑब्जेक्ट की साइज के बारे में बताता है। यहाँ से हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, तो हमने चेंज किया, वर्टिकली भी चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शंस लॉक है, ये जो लॉक लगा हुआ है इस वजह से है, चारों कॉर्नर इसके लॉक हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल में 3 करता हूँ, हॉरिजॉन्टल अपने आप 3 हो जाएगा। मैं अगर करता हूँ हॉरिजॉन्टल 2 इंच तो वर्टिकल भी 2 इंच हो जाएगा। 1:1 का रेशियो फिट किया हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ लॉक ऑफ, हटा दिया, वर्टिकल रहने देता हूँ 2 इंच, हॉरिजॉन्टल में कर देता हूँ 4 इंचेस, तो अब रेशियो चेंज हो गया। अब 1:2 का हो गया, ये 1:2। तो अब मैं लॉक करता हूँ, 4 का मैं 8 करूंगा तो नीचे कितना होगा, 4। 4 का मैं नीचे वर्टिकल वैल्यू 1 करूंगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2। 1:2 का रेशियो। ये लॉक अनलॉक का फीचर है कि अगर हमें दो अलग अलग साइजें देनी है तो लॉक हटाइए और अलग अलग साइज ऐड कीजिए। लॉक लगा देंगे तो चारों कॉर्नर आपस में लॉक हो जाएंगे। इन दो में से जो साइज दोगे, जिसका भी चेंज करोगे, उसके ऑपोजिट में उसके रेशियो के अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा, वो साइज ले आएगा। क्या चेंजेस शो करता है ये कि 100% ऑब्जेक्ट था,
इसको 0.9% बढ़ाया हमने, और ये 39.5% हमने इसको लेस किया। हम चाहते हैं इसकी ओरिजिनल साइज आ जाए, तो इसको हम 100% क्लिक करेंगे, इसको भी 100% क्लिक करेंगे। अब लॉक लगा हुआ देखिए, हटाइए लॉक को, नहीं तो वो प्रोपोर्शनेट करता रहेगा। आप देखिए, जब बनाया था तब ये स्क्वायर था और हमने कंट्रोल की से बनाया था, जो भी साइज आया वो था, ये साइज था। 100 करते ओरिजिनल साइज में ले आएगा वापस। अब मैंने जैसे मान लीजिए ये चेंज किया, देखिए परसेंटेज चेंज हो गया 455, मैं इसकी वर्टिकली चेंज करता हूँ इस तरह से, तो परसेंटेज चेंज हो गया 8.2। तो इसको वापस ओरिजिनल साइज में लाना है तो 100 यहाँ टाइप कर दूंगा, 100 यहाँ टाइप कर दूंगा, ओरिजिनल साइज पाई जाएगी। तो ये परसेंटेज इसके लिए काम आता है। ये लॉक, दोनों प्रोपोर्शंस को लॉक और अनलॉक करने का काम आता है। रोटेट मैन्युअली किया, मैं यहाँ से 45 डिग्री रोटेट करता हूँ, ऐसा बन जाएगा। जो भी रोटेशन देता है 15 डिग्री करते हैं तो 15 डिग्री हो जाएगा, 0 करेंगे तो वापस अपनी मूल पोजीशन पर आ जाएगा रोटेशनल की। ये रोटेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर करना, उल्टा सीधा करना। तो मैं इसको रेक्टेंगल को चाहे स्क्वायर को उल्टा सीधा करूँ, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाए जिससे कि पता लगे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसा मैं एक शेप बना लेता हूँ XYZ, किससे, पेंसिल टूल से। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करता हूँ तो क्या करेगा, ये ऐसे पलट देगा। इधर पलटना है, वापस इसको हम ऐसे पलट देंगे। वर्टिकली इसको फ्लिप करना है तो ये वर्टिकली, ये ऊपर ये नीचे करना है तो इसको वर्टिकली। तो ये तो है फ्लिपिंग, ये रोटेशन, ये परसेंटेज, width and height and position of selected object as at center point, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है ड्राइंग टूल की। कॉमन कैसे, कि मैंने जब रेक्टेंगल बनाया तब भी यही था, मैंने ये अनइवन ऐसा कोई शेप बना लिया तब भी ये, यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये तो वही है। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तब भी वही बात है, देखिए नोटिस कीजिए। अगर मैं इसमें पॉलीगॉन बनाता हूँ तब भी वही है, यहाँ तक। बाकी की चीजें बाद में देखेंगे, पहले हमने क्या देखा है, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पॉलीगॉन बनाया तो पॉलीगॉन में, ये पॉलीगॉन के बाद में मैं स्टार लेता हूँ, इसको क्लिक करके रखेगा तो इसके अंदर और एक टूल बॉक्स पूरा निकलेगा, वहां से हमने स्टार लिया तो स्टार में भी यहाँ तक कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ ग्राफ पेपर, तब भी ये, अच्छा ग्राफ पेपर में चेंज हो जाएगा, जैसे इसको रिलीज करेंगे ग्राफ टूल को सेलेक्ट करेंगे तब ये वापस यहाँ आ जाएगा सेम प्रॉपर्टी पे। फिर यहाँ से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट टूल लेकर के मैं कुछ टाइपिंग करता हूँ, तो ये टाइपिंग के दौरान भी क्या करेगा, टाइप हमने कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, रीसाइजिंग करना है रीसाइजिंग कर लिया, लेकिन यहाँ तक की प्रॉपर्टी तो कोई चेंज नहीं, वो तो वैसी की वैसी है। यानी कि इन सभी में हम ये कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से है। सर्कल लिया तो सर्कल के हिसाब से आएगी, अगर स्टार लिया तो स्टार के अकॉर्डिंग आएगी, ग्राफ लिया तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगी, टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, रेक्टेंगल लिया स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन यहाँ तक तो कॉमन रहेगी। और हमारे पास ड्राइंग टूल कौन कौन से हैं, हमारे पास ड्राइंग टूल है फ्री हैंड, बेजियर, 2 पॉइंट, पेन, ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं। ये भी ड्राइंग टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया, ये 5 तरह के। इसके बाद में रेक्टेंगल आते हैं, सर्कल आते हैं, ग्राफ आते हैं, स्टार आते हैं, पॉलीगॉन आते हैं, रेडीमेड शेप्स हैं, स्पाइरल है, ये सारे भी ड्राइंग टूल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जहां ड्राइंग टूल आ गया वहां पर इनकी ये कॉमन प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी।